Hello guys, welcome to Unacademy. A very good evening to all of you. आप सभी लोगों के लिए आज एक स्पेशल क्लास लेके आए हैं रात के 10 बजे। तो एक बार जल्दी से एवी मेरा चेक करवाइए और उसके बाद बाकी दोनों टीचर्स का भी एवी चेक करवाइए, क्योंकि आज का सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है गाइस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी और स्वागत है आप सभी का। सो गाइज, एक बार आप सभी लोग सबसे पहले तो शेयर करो, है ना, क्योंकि आज ये स्पेशल टाइम पे है, तो इस स्पेशल इवेंट को थोड़ा सा स्पेशल हमें बनाना है। तो एक बार आप सभी लोग इसको शेयर कर दीजिए। एवरीवन प्लीज शेयर द वीडियो। अब तो शेयर हो ही जाना चाहिए, क्योंकि अब तो शिव सर ने बोल दिया है और इंग्लिश में भी बोल दिया है। अब तो खास करके इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सर जो कोटा यूनिवर्सिटी से शिक्षा कोर्स कर रहे हैं उसमें। तो अब जैसे सबने इंग्लिश में बोल रहा, तो मैं भी बोल देती हूँ, कृपया आप अपने सभी जो टेलीग्राम समूह है उस पर हमारी कक्षा को साझा कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी एकत्रित हो जाएं यहाँ आके। तो गाइस एक बार शेयर कर ही दो इस बात पे। तो सब लोग अपनी अपनी भाषाओं में बोल रहे हैं, नहीं तो दीदी मैम पंजाबी में शुरू हो जाएंगे अभी। तो आप इसके पहले कि वो पंजाबी पे आए, आप कर दीजिए। खत्म हो गई और लाइक भी। चलिए गाइस, तो एक बार जल्दी से बताइए कि किस तरीके से एक्साइटेड हैं सभी लोग, क्योंकि आज तो आप लोगों के लिए स्ट्रेट फ्रॉम स्पेस बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आए हैं हम तीनों। कृतिका मैम के स्पेशली क्वेश्चंस आज बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद ने देखे टीचिंग एप्टीट्यूड के। और शिव सर के पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के, हालांकि थंबनेल पे शायद अभी तक हायर एजुकेशन दिख रहा है, पर पीपल एनवायरनमेंट है। और मैं आप लोगों के लिए गाइस लेके आई हूँ मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि आप लोगों को रात में नींद ना आए, तो मैंने आज सोचा कि मैथ्स और रीजनिंग क्यों ना आप लोगों के लिए लगाई जाए रात में। वैसे तो कृतिका मैम के क्वेश्चंस देख के भी नींद नहीं आएगी, उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे आपके, बट स्टिल मैंने कहा मैं भी थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट डाल दूँ। ठीक है ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपके बिना क्या है, एफर्ट्स तो डालने हैं। तो बाकी जहां तक बात है मेरे सवालों का, तो मैम जब भी हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं तो आप लोग भी बोलते हो कि बड़े सवाल देने चाहिए, तो मैं उस चीज को मैंने अप्लाई किया है। नहीं मैम, ठीक है, क्योंकि अभी का जो पैटर्न है वो कुछ बड़े सवालों का ही है, तो हमें थोड़ा सा इनको वाकिफ करवाना है जो लेटेस्ट पैटर्न है उससे। तो आई थिंक इनके लिए फायदा होगा मैम। जी मैम। और मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ओके मैम। सो मैम आई थिंक शुरू करते हैं अपन, या सो का सुकून करवाना है? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्लास शुरू करेंगे। बस ट्रिपल डिजिट जैसे ही दिख जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में हम सामने हो जाएंगे गाइस। और आप सभी लोगों को अगर नहीं पता है तो हम आप लोगों को बता दें कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हैं जो इस वक्त चल रही है। ठीक है, तो ये क्लासेस अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हो, क्योंकि सभी के नए बैचेस जो हैं वो अभी शुरू हुए हैं, तो अगर आप नए बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर। दोनों में ही आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपके बजट को अलाउ करता है आप उसके अकॉर्डिंग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जुड़ सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब एग्जाम को ज्यादा समय नहीं है, तो मई वाले एग्जाम के लिए भी और दिसंबर वाले एग्जाम के लिए, दोनों एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस अभी जून एंट्रेंस आने वाला है सभी पीएचडी एग्जाम्स के लिए। तो मई में आपका एग्जाम है और जून में पीएचडी एंट्रेंस, तो उसके लिए इंटरव्यू और एसओपी तक की प्रिपरेशन जो है वो करवाने के लिए अनअकैडमी ने एक बहुत ही शानदार रेवोल्यूशन लगाया है जिसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये भी आप इंश्योर कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन प्राइसेस आप लोगों के सामने यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने लगा दी है, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के लिए आप यहाँ पर कोड भी अवेल कर सकते हैं, और कोड आप चाहे कोई भी अवेल कर सकते हैं। यूजीसी 10 आप लगा सकते हैं, शिव 10 आप लगा सकते हैं, या अदिति 10 आप लगा सकते हैं। तीनों ही कोड से आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो अभी ये 10% है, कुछ दिनों बाद ये 5% पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास में अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं है तो मैं अभी कहूंगी कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नए बैचेस शुरू हो जाएंगे। सैटरडे और संडे का समय है, आराम से डिसाइड करो और उसके बाद में सब्सक्राइब कर लो। राइट, अब इसी के साथ में मैं शुरू करती हूँ आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी चाहूंगी कि सभी लोग वीडियो को जल्दी से शेयर करें
और शेयर करने के बाद में पहुंचा दे सबके बीच में इसे लाइव, क्योंकि लाइव कैमरा एक्शन में जैसा आप लोग हर बार जानते हो कि आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल लेके आती है आपकी आस्क टीम, राइट। तो आप देख सकते हैं कि मैं आज आप लोगों के लिए स्पेशल लाऊंगी क्या, मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी आज मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। शिव सर लाएंगे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और कृतिका मैम लाई हैं आप लोगों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो वीडियो को जल्दी से सभी लोग शेयर करें तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जाऊं, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आज शिव सर लाए हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप शेयरिंग नहीं करेंगे तो गाइस देखो फिर कोई मतलब नहीं है, आप लोगों के लिए ही सोचते हैं कि आज 10 PM सोचा कि इसलिए लगाएंगे क्लास क्योंकि सब बच्चे सारी क्लासेस से फ्री हो जाएं, आराम से बैठेंगे देखेंगे। कृतिका मैम का आइडिया था ये, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें कि अगर आप लोग इसे जल्दी से शेयर करेंगे। अब तक नहीं तो मैं सोने में होती, बट अब तो शेयर कर दो यार, राइट। आप मेरी रह गए तो शेयर कर ही दो, नहीं फिर आगे से कभी अदिति मैम को वैसे भी 10 बजे का आइडिया सूट बिल्कुल नहीं कर रहा था, ना शिव सर को सूट कर रहा था। वो मैं थोड़ी जागरने में विश्वास रखती हूँ इसलिए मैंने 10 बजे की रखवाई है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्लास को कितना शेयर करते हो, कितने ज्यादा क्लास का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लोग लेके जाते हो। चलिए मैम, मुझे लगता है स्टूडेंट्स तो सब लोग आ जाएंगे, पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्टिंग कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है शिव सर के लिए। So guys, पहला क्वेश्चन है हमारा, what is the baseline year against which the reductions of the greenhouse emissions are measured as per the Kyoto Protocol। यानी आपको बेसलाइन ईयर बतानी है, जिसको बेसलाइन मान के हमें जो आपका इंटेंडेड जो आपके जो टारगेट थे, नेशनली डिटरमाइंड जो टारगेट्स हैं उनको इंश्योर करना था। तो आप बताइए मुझे कि वो बेसलाइन ईयर क्या है आपका, 1990, 1990, 1994, 2000 या 1999। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या है आपका, ए बी सी या डी। एंड प्लीज एक स्टूडेंट एक बार ही आंसर दे, है ना, मल्टीपल आंसर मत देना। इस अकॉर्डिंग तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे बहुत सारे तो आपके स्टूडेंट्स हैं। तो अदिति मैम आपको क्या लग रहा है? एक स्टूडेंट प्लीज एक ही आंसर दीजिए, मल्टीपल आंसर मत दो वरना आपका आंसर कैंसिल माना जाएगा। देखिए संदीप कुमार जी बार बार ओह माय गॉड, फैन ऑफ कृतिका पारिक क्लास के अंदर, ओह माय गॉड। देखा सर, ऐसी बात नहीं है, आप ही के नहीं कृतिका मैम के भी खूब फैन है यहाँ पे। जी मैम, ए दिख रहा है मैम मेजॉरिटी। और संदीप कितनी बार बोले, हर क्लास में आपको डांट खाने की आदत है। शिव सर ही बोलेंगे अब। सो प्लीज संदीप आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक ही बार आंसर दे आप, है ना, संदीप से एंड एवरीवन एक ही बार आप आंसर दीजिए, है ना। क्लास का डेकोरम है वो बना रहना चाहिए, है ना, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस। चलो जी, तो आई थिंक मैम ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। 1990 जो बेसलाइन थी आपकी क्योटो प्रोटोकॉल की, तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और क्योटो प्रोटोकॉल के लिए 2 टारगेट थे गाइस, है ना। तो जो दूसरा टारगेट था वो 2012 से लेके और 2020 तक है, और जो पहले वाला जो टारगेट था आपका वो 2008 से लेके 2012 तक है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम जी। तो अभी हम इस बार कैसे कैलकुलेशन कर रही हैं, आप माइनस में चल रही हैं या +2 में चलना चाह रही हैं? जैसा शिव सर और आप बोले। मैम आई थिंक प्लस में ठीक रहेगा, प्लस में ठीक रहेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल रखते हैं। पॉजिटिव माहौल चलिए सर, +2 आप लोग देते हैं। और ये आ गया है 3 किलोमीटर लंबा इजी सा सवाल। देखो मैं ना सवाल को पढ़ने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बस मैं इतना बोलूंगी कि एक बार आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का सवाल है। मैं हमेशा मेरी क्लासेस में बताती हूँ आपको कि 6 ऑप्शंस हैं, 3 लेने हैं। अब तरीका भी मैंने बताया कैसे सॉल्व करना है, ज्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट आपके पास में 1 मिनट का टाइम है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो। लगभग मुझे लगता है अगर मैं इस स्पीड से क्वेश्चंस अगर मेरे चले तो आप दोनों के एक तरफ और मेरे अकेले के एक तरफ। हाँ
ये बट मैम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं बहुत समझ पा रहा इम्पोर्टेंट हूँ, है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको सोल्व करना चाहिए बच्चों को। प्लीज जाना मत क्लास से, क्वेश्चन गलत हो गलत करो, है ना, क्योंकि जितना अभी गलत होगा वो एग्जाम में आपकी एक्यूरेसी उतनी बढ़ेगी। उतनी अच्छी एक्यूरेसी है, ये बात तो है। तो अदिति मैम, क्या लग रहा है आपको? शिव सर, अदिति मैम। मिक्स है मैम अभी तो। मिक्स है, लाइक मैं तो सर, मैं सीरियसली आज के जो मेरे क्वेश्चंस है उसमें मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। काफी लोग, एक्सपेक्टेशन करना भी मेरा बेकार ही होगा कि मैं एक्सपेक्ट करूं कि मुझे ज्यादा वो मिलने वाली है। पर फिर भी अदिति मैम, आपका क्या विचार है? मिक्स लग रहा है। मिक्स है, जी हाँ, बिल्कुल मिक्स आंसर है। और दो जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे, वो है आपका ए। यानी कि सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स नंबर का जो स्टेटमेंट है वो इससे रिगार्डिंग करेक्ट है। यानी कि ये है कि जो आपके बिहेवियर को दर्शाते हैं, इफेक्टिव लर्निंग बिहेवियर को बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने 6 ऑप्शन थे, आपको 3 ऑप्शन लेने थे। तो काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो ऑप्शन सही होते हैं उनके पीछे जाते हैं। पर मैं ये बोलती हूँ, आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। लाइक मेरी नजर में जो पहला ऑप्शन है वो नहीं होगा। तो जहां पहला ऑप्शन रिमूव कर दिया, वहां आपके बी ऑप्शन अपने आप रिमूव हो जाता है। उसके बाद में थोड़ा सा आप आगे चलेंगे, फोर्थ नंबर का जो ये है आपका एंगेजमेंट इन लर्निंग, ठीक है, नहीं होगा। तो करके आपके सी और डी ऑप्शन अपने आप खत्म। तो बचते हैं आपके पास में सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स नंबर का। अब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा, जो इफेक्टिव लर्निंग बिहेवियर है उसके अंदर ये जो, जैसे मान के चलिए, स्टूडेंट का आइडिया यूज करना, इसी के साथ में जो स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप है उसको अच्छे से बनाए रखना, और इसी के साथ साथ एक इन्वेस्टिगेटिव मेथड के थ्रू अपनी पढ़ाई को जारी रखना, ये जो 3 मेथड है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो ए माना जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपसे सवाल पूछ लिए जाए कि 6 स्टेटमेंट है, 3 चूज करने हैं, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या हम हटा सकते हैं। जैसे हटाते जाओगे आपके क्वेश्चन की क्लियरिटी उतनी होती जाएगी। आई थिंक इस पर आदित्य मैम, शिव सर भी एग्री करेंगे कि सेलेक्टिव अप्रोच से ज्यादा ये होना चाहिए कि अपन किस चीज को ज्यादातर डिडक्ट कर सकते हैं। लाइक कटौती करना ज्यादा इजी होता है किसी चीज को सेलेक्ट करने से। जी, चॉइस जी मैम। एलिमिनेशन लगाना बेस्ट रहेगा, मुझे लगता है ऐसे बड़े क्वेश्चन में। चलिए गाइस, स्क्रीन पर आपके बिल्कुल। सामने एक क्वेश्चन है जो कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। और मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस देख के अक्सर आप लोग डरते हैं, भागते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। बट फिर बता दूं, कुछ और एग्जाम में सर्टेन हो या ना हो, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग और मैथ्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो बहुत सर्टेन हैं, जो हर साल आते हैं। और इन पे आप अपना गारंटीड अश्योरेंस लगा सकते हो कि इसके 5 क्वेश्चंस आएंगे, इसके 5 क्वेश्चंस आएंगे और इसके मिनिमम 4 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स दोनों के मिला के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए मैथ्स रीजनिंग लाई हूँ। बताइए मुझे क्या होगा इसका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी आप। चलिए, मैथ्स का क्वेश्चन है इसलिए गाइस 1 मिनट से ज्यादा का समय देंगे, बट इतना भी नहीं समय लगना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मैं बिल्कुल बेसिक अप्रोच से बताऊंगी आपको इसे। ये तो मुझे क्वेश्चन चेक करने ही बोल देते हैं भाई, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। जिसने इसे ध्यान से पढ़ लिया वो सही कर देगा। और
और कुछ बच्चे मुझे ऐसा लगता है जो फिर वही गलती कर रहे हैं जिसके लिए पिछली क्लास में समझाया था, चला के आंसर्स गलत करोगे, नुकसान आप ही का है। मैम क्या लग रहा है अभी तक देख के? मैम मुझे मतलब सी डी कंफ्यूजिंग लग रहा है, मतलब सी और डी के बीच में। आपको क्या लग रहा है सर? सीओडी में है, सीओडी मैम, सी और डी में कुछ मुझे लोग सी। है। जी। और अगर बात करें मेजॉरिटी की तो कहना भी मुश्किल होगा कि सी और डी में से क्या ज्यादा है। चलिए मैम, तो फिर जब मैम ऐसा बोल ही रहे हैं सर और मैम, तो फिर बता देते हैं हम इसका आंसर कैसे निकालना था। और अगर ऐसे क्वेश्चंस भी अगर बिल्कुल। आप लोग गलत कर रहे हो तो भगवान जाने क्या मैथ्स में करके आओगे आप एग्जाम के दिन। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। पता नहीं क्वेश्चन गलत है, क्या गलत है, क्या क्या लगा रहे हो आइडिया। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और कितनी सिंपल अप्रोच लगानी थी। एक भी कॉम्प्लिकेटेड अगर वर्ड बोलूं तो उसी वक्त आप बोल देना कि मैम समझ नहीं आया। सरिता है, उनके 3 चिल्ड्रंस है गाइस, ठीक है ना। ये है सरिता, सरिता के हैं 3 चिल्ड्रंस, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये आपका थर्ड, ठीक है जी। अब आपसे बोल रहा है कि जो फर्स्ट चिल्ड्रन है, फर्स्ट चाइल्ड है, वो क्या है, 5 इयर्स एल्डर देन द सेकंड वन है, और जो सेकंड चाइल्ड है वो 4 इयर्स एल्डर देन है थर्ड पर्सन। हिंदी में पढ़ोगे तो और आसान लगेगा। पहला बच्चा दूसरे बच्चे से 5 साल बड़ा है, जबकि दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे से 4 साल बड़ा है। तो किसको मानूं, बेस डिजिट किसको मानूं? x मानोगे तीसरे बच्चे को, ये कितना हो जाएगा, ये x प्लस 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 5। क्यों? ये इससे 4 साल बड़ा है और इससे 5 साल बड़ा है। x प्लस 4 सेकेंड वाले की एज है, तो प्लस 5 करके मैंने फर्स्ट वाले की एज निकाल ली। अब तीनों की एज का सम जो है ये बोला गया है कि 22 है। तो अब अगर आपको सम करना नहीं आता तो फिर एक काम करो, नेट से पहले किंडरगार्टन में वापस चले जाओ। 3x प्लस 9 प्लस 4 कितना होता है? 3x कितना होता है? ये कितना हो जाएगा? 9। x कितना हो जाएगा? 3। और 3 प्लस 9 कितना होता है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाइस एनवायरनमेंट का, और इसमें पूछा गया है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक एक रिपोर्ट आती है, वो कौन सी एजेंसी के द्वारा जारी की जाती है? यूएनईपी, यूएनडीपी, एफएओ या डब्ल्यूएमओ? सो बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट वो किसके द्वारा जारी की जाती है? बताओ। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? इसमें से कौन सी एजेंसी के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो जारी की जाती है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट? फुल टॉपिक की क्लासेस रेगुलरली चलती है, चैनल को सब्सक्राइब करो तो सही आप लोग। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद छोड़ना नहीं होता, देखना भी होता है इसके वीडियोस। तो अदिति मैम मुझे लगता है सर का ये जो सवाल है इस पे मेजोरिटी तो लग रही है। आपको क्या लग रहा है, क्या मेजोरिटी आ रही है? हाँ मैम, इतना हार्ड क्वेश्चन है, अब क्या बोले। वाकई में सर, मतलब आप ये तो बोल रहे हो क्वेश्चन आप कृतिका मैम बहुत अच्छे लेकर आए हो, पर आप इतने इजी और इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप कहाँ से लाए? इसका थोड़ा सा आइडिया दोगे मुझे? एक्सटर्नल से बनवाया है या खुद के हैं? आंसर करेक्ट इसका ए है। मैं शिव सर को तो क्या ही बोलेंगे, अब शिव सर रहने दो सर, आप रहने ही दो सर। मैम आई थिंक क्वेश्चन इजी और हार्ड वो बच्चों की उस पे होता है मैम। मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों के ऊपर होता है, क्योंकि 10 बजे ये बातें मत करो आप। मैम देखो ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये प्रीवियस में आया हुआ है, और यहाँ तक कि यूपीएससी में भी इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, तो इजी तो हम नहीं बोल सकते जब इतने बड़े एग्जाम में इसको पूछा है तो। हाँ बट ये हो सकता है कि हमने इसको पढ़ाया हो कहीं पे, तो फिर बच्चों का सही हो भाई सकता मेरे है, को जैसे आप समझ भी में नहीं एनवायरनमेंट आता, पढ़ाते हो, जब शिव मैंने सर भी ने ये कहने चीज पड़े। समझा दी, कृतिका मैम ने ये चीज समझा दी, एक बार ही आंसर दो ना एक चीज का। अगली बार टेक्निकल टीम के पास मैसेज जाएगा कि ब्लॉक, और चैनल से ब्लॉक करवाएंगे फिर।
भाई आप एक मुझे बात प्लीज बता प्लीज दीजिए, है ना। ऐसा क्या सब, ये पता नहीं क्या है यार। गाइस, मैं संदीप आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज एक बार आंसर देना, है ना, रिक्वेस्ट आपसे। और सभी से रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज एक ही बार आंसर दीजिए आप, एक ही बार, है ना। वरना शिव चलो, सर का एक पॉइंट माइनस हो जाएगा। अब अगर संदीप ने आंसर गलत किया तो। हाँ, वरना मैं खुद माइनस करवा लूंगा, है ना, मैं खुद अपने आप माइनस करवा लूंगा मैम से, अगर संदीप दोबारा आपका डबल आंसर आए तो, है ना। अब सोच लो आप। नहीं सर, सिर्फ संदीप की बात नहीं, और भी बच्चे हैं जो डबल आंसर्स दे रहे हैं और अपनी टिप्पणी भी दे जी रहे मैम। हैं बीच बीच में। हार्ड है कि इजी है, वो मेरे, ओके, शिव सर और तो कविता मैम दोस्तों, की बात है। जी, तो गाइस टीचिंग एप्टीट्यूड का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। आपको बताना है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट इन द लिस्ट बिलो दैट रिलेट टू द स्पेशलिटी ऑफ टीचिंग वर्क। सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। शिक्षण कार्य की विशेषता से संबंधित तथ्यों की पहचान करनी है। वही बात है, 6 स्टेटमेंट है, 3 को आपको सेलेक्ट करना है। और इजी है, इतना टफ नहीं है, एक दो क्वेश्चंस के जरिए पूरा बता सकते हैं। क्या हुआ दीदी मैम? कुछ ही नहीं मैम, बिल्कुल कुछ नहीं मैम। नहीं मतलब मैंने क्या किसी नियम को उल्लंघन कर दिया क्या? पक्का? नियम ही आपने बनाया है, कहाँ उल्लंघन। अच्छा ऐसा। ये क्या चक्कर हुआ भाई, आज इतनी जल्दी टाइम अप। मैम जल्दी जल्दी करिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो दीदी मैम, शिव सर क्या लग रहा है आपको? सी लग रहा है मैम, अगर अभी तक तो। आंसर हो तो। मैम सी लग रहा है अभी तो, सी। तो तो किसको लॉक करोगे आप बताओ? लॉक करना है आपको अब। किसको लॉक करोगे? या तो सी को करो या मिक्स को करो। सी को कर दो। सी, सी को करो मैम, सी है नहीं, अभी। अब मिक्स आ रहा तो है, अब चलो, ए भी आ रहा है। अब मिक्स आ रहा है पर। अब या तो अपने को क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा कितना मिनट, क्योंकि एक के बाद में मिक्स का दौर भी आता ही आता है। तो नहीं क्या लग रहा है मैम, आपको, मिक्स सी करना है क्या सी मान करना है? लेते हैं, क्योंकि सी स्टार्टिंग मान इनिशियली सकते हैं। सी आया था आंसर। जी मैम। तो ठीक है, मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि सही आंसर निकल जाएगा, बट सी इज द राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑल टीचिंग इज एम्ड एट लर्निंग, बिल्कुल करेक्ट बात है। टीचिंग आर ट्राइड इन देयर नेचर रेदर देन डुअलिटी। हम बोलते हैं ना, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टीचिंग मेंट टू रीच द स्टूडेंट ब्रेन, छात्रों के मस्तिष्क तक उसका पहुंचना होता है। तो जो 6 नंबर का स्टेटमेंट है, ये अपने आप में करेक्ट था। इसको बेस बना के आंसर निकल गया आपका। चलिए गाइस, आपके सामने क्वेश्चन है एक और मैथमेटिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन है, इनकम वाला क्वेश्चन है, और ये सबसे ज्यादा फेमस पैटर्न है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। मैथ्स और रीजनिंग देख लो गाइस, मैथ्स एंड रीजनिंग से भागोगे कब तक, और कब तक ऐसा लगेगा आपको कि गलत आंसर, एक छोटे सम को गलत कर रहे हो, क्योंकि किसी भी लेवल पे चले जाओ, मैथ्स और रीजनिंग तो आपके पीछे आएगी ही आएगी, और जितना भागोगे ना आप इससे, उतना आपके पीछे आएंगी। आराम से करिए, बट सही आंसर निकालिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और जिसने मैथमेटिक्स कभी भी पढ़ी है तो मुझे लगता है वो ये कर सकता है। क्या दीदी मैम, कुछ ज्यादा ही मतलब अच्छा आंसर आ गया क्या? आंसर मिल गया क्या? आंसर नहीं मिल गया मैम, वो इतने झटका आ गया। झटका? अ, अच्छा, मैम लाइव क्लास है।
चलिए, तो मैम क्या दिख रहा है मैम सर? हमको तो बी दिख रहा है सर आंसर, बी, मुझे भी मेजॉरिटी बी लग रही है। और बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया। ओह, और मैं क्या बहुत ही बात है। ज्यादा खुश हूँ क्योंकि यूनानिमिटी देखो भैया, यूनानिमस आंसर आया, सबका बी आया है। मतलब ऐसा क्या इजी तो डाल दिया, देखना पड़ेगा। A invest 10,000 for 9 months in a business and B invest 18,000 for some time. Okay, मतलब एक का टाइम गिवन है, दूसरे का टाइम नहीं गिवन है, तो दो पार्टनर्स है बिजनेस के अंदर, ठीक है ना, अली बाबा और बाबा बाबा। अली बाबा ने कितने लगाए भाई? 10K लगाए। कितने टाइम के लिए लगाए? 9 मंथ्स के लिए लगाए हैं, ठीक है, 10,000 9 महीने के लिए। और बी ने कितने लगाए हैं? बी ने लगाए हैं 18,000, पर ये नहीं पता कितने मंथ्स के लिए लगाए हैं, तो एक्स मंथ्स मान लो। अब बात हो रही है कि ए और बी ने सेम प्रॉफिट शेयर किया है, तो सेम प्रॉफिट। अब एक बात बताइएगा, प्रॉफिट हम निकालते कैसे हैं? प्रॉफिट हम निकालते हैं मैम जितना उसने इन्वेस्ट किया है इनटू जितने टाइम के लिए किया है, तो टीआई से हम निकालते हैं पी, और कुछ नहीं करना है, दोनों को इक्वेट कर दो, 10 इंटू 9 बराबर 18 इंटू एक्स। अब मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ भी हो सकता था गाइस। इधर 9 से 18 को उड़ा दो 2 टाइम्स, इस 2 को 10 से उड़ा दीजिए 5 टाइम्स, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 5 मंथ्स। सिर्फ इसमें ये चेक करना था कि किसको ये आता है कि प्रॉफिट कैसे निकालना है, बस, ठीक है ना। तो बी ने कितने महीने के लिए पैसे लगाए? 5 महीने के लिए पैसे लगाए। चलिए, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि नई मीटिंग भी इनिशिएट करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के बाद में। सो क्वेश्चन है आपका कि which of the following is associated with the issue of control and phasing out of the use of ozone depleting substances? Bretton Woods Conference, Montreal Protocol, Kyoto Protocol या Nagoya Protocol? सो बताओ इसका आंसर। मान गए सर क्वेश्चन को, सीरियसली सर मान गए सर। मतलब आप एक बात है, मतलब कहते नहीं हो पर आप सोच के समझ के काम कर रहे हो, ये तो मैंने देख लिया। और आप इसको भी आप देखना अपने नजरिए से दार्शनिक अंदाज में पेश कर दो कि इस जवाब को भी, कि सामने वाला इन्फ्लुएंस हो ही जाए, पर हम होने वाली नहीं है इस बार। देखो मैम, इन्फ्लुएंस की बात नहीं है, बट ये क्वेश्चन ऐसा है कि शायद जो क्वेश्चन मैंने पूछा है वो नहीं आया, बट ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो हम बैक टू बैक ईयर। हम ऐसा कुछ पूछते जो एग्जाम में नहीं आता, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हम ऐसा क्वेश्चन लाते जो एग्जाम में नहीं आते? नहीं, ठीक है, मतलब नहीं मैम, पर एक भी ऐसा क्वेश्चन अपन नहीं देते जो आउट ऑफ द सिलेबस हो। हम, आप बोलते हो एग्जाम में आया, हम बोलते हैं एग्जाम में आ सकता है, तो ज्यादा जो प्रॉफिट होना चाहिए वो हमें होना चाहिए कि यार हम तो ऐसे बता रहे हैं जो आ सकता है। पर सर आपके जो क्वेश्चन आप लाइव चैट पे आंसर्स देखो, इस पे भी नहीं मैम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन हमारे बनाने से इजी नहीं होता है, क्वेश्चन ऑडियंस इजी बनाती है। तो आप देख लीजिए ये क्वेश्चन इजी है या टफ है, आप देख लो। जहाँ ओजोन की बात आ जाती है ना, तो वहां पे अगर किसी ने पीडीए का पी भी पढ़ा होगा ना, तब भी वो बता देगा ओजोन का मैम नाम। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो लोग एनवायरनमेंट पढ़ते ही नहीं मैम। ओजोन नहीं पता है लोगों को। अभी इसको एक शब्द आप उल्टा ऊपर से नीचे कर दो, ओजोन ओजोन लेयर के जो आपके फेजिंग आउट के लिए आप कर सकते हो, है ना, तो ये क्वेश्चन का पूरा थीम ही चेंज हो जाएगा मैम। तो ओजोन में भी बहुत सारा हो सकता है मैम, क्योंकि ओजोन के लिए एक प्रोटोकॉल नहीं है, ओजोन के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल। आंसर बताइए। आंसर है इसका मैम बी। एंड मैम एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ओजोन के लिए सिर्फ मॉनिट्रियल ही नहीं है, एक तो सबसे पहले वियना प्रोटोकॉल आता है, उसके बाद में मॉनिट्रियल आता है, उसके बाद में किगाली एग्रीमेंट आता है गाइस, है ना। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं। और तीनों में से एक ही ऑप्शन में था कोइंसिडेंटली। हाँ, कोइंसिडेंट, वो तो एक ही होगा मैम, वो तो एक ही होगा, कोइंसिडेंस था। बहुत बढ़िया, पर इसमें भी आपने गलत किया ना गाइस। चलो शिव सर को तो हम मस्ती कर रहे हैं शिव सर के साथ, तो बट आपने ये क्वेश्चंस भी गलत किया। मतलब पता नहीं आप कौन से ग्रह के पीपल एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं। मैं आपको फिर याद दिला दूं, अर्थ का ही पढ़ना है, ठीक है ना, अर्थ वाले का ही पढ़ना है। और अगर आप स्कोरिंग हम लोग देख लें तो मैं चल रही हूँ +2 पे, शिव सर चल रहे हैं +4 पे, कृतिका मैम भी आ गई हैं +2 पे, राइट मैम? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को जल्दी कर दीजिए। ओ भाई धन्यवाद, पहली बार मुझे स्क्रीन ऊपर नीचे नहीं करनी पड़ेगी। So guys, question है, in teaching what requirements for the hierarchy of masters should be satisfied to promote
कॉम्पिटेंस एंड एक्सीलेंस थ्रू टीचिंग, ए बी सी या फिर डी? लाइक मैम कई बार ऑप्शन इतने टिपिकल हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि आंसर करें तो करें क्या। पर ऐसा मुझे लग रहा है कि ये शायद ऑप्शन को कुछ दूसरे वे में लेके जाएंगे। चलिए गाइस, तो आंसर्स आना यहाँ पर सही हो गए हैं। सही तो वो मैम बताएंगी, पर आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। क्या लग रहा है आपको, मेजोरिटी क्या है? मेजोरिटी डी की लग रही है मैम। बिल्कुल मैम, डी इज द राइट आंसर। नीड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। क्या बात है, मतलब ये बिना उम्मीद के कोई काम हो जाता है ना, उसकी खुशी अलग होती है, जैसे कि मुझे आज हो रही है। नहीं नहीं मैम, ऐसी बात नहीं, उम्मीद कैसे नहीं है। अब क्योंकि 1 मिनट से कम बच गया है और हमारे कुछ एक और क्वेश्चंस हैं जो हम ईच लेने वाले हैं, तो उसके लिए हम अभी जाते हैं, फिर आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। बने रहिएगा, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए जा रहे हैं ये दोनों, मैं तो यही हूँ। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं, 1 सेकंड का समय दीजिए। 1 सेकंड के अंदर मैं दोनों ही टीचर्स को जल्दी से वापस ले आती हूँ। चले गाइस, तो 1 सेकंड। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मैम ये हो गया था मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जी मैम, आपका तो हो गया था, हमारा भी लगा ले। सही है। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और सीरीज का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बस इतना ही बोलूंगी और अब क्या बोले, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, मजेदार क्वेश्चन है। स्पेस में हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम पैर बांध के बैठे हैं, नहीं तो वो एंटी ग्रेविटी हो जाता है। रिसर्च एप्टीट्यूड का कोर्स कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं, है ना। प्लस पे भी करवा दिया और यूट्यूब पे भी करवा दिया है, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो अदिति मैम रिसर्च क्लासेस, तो आपको मिल जाएंगी, है ना। वैसे मैं एक बहुत जल्दी एक प्लेलिस्ट बनवाऊंगी जिसमें वो सारे वीडियोस ऐड ऑन करवाएंगे, उसकी बातचीत चल रही है, आपके सामने वो सारे वीडियोस आ जाएंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी एक प्लेलिस्ट बनवाऊंगी, है ना। बट फिलहाल आप इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे कि क्या होगा करेक्ट आंसर, मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है, और आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं आपके रीजनिंग डोमेन में।
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जो भी आंसर दे रहे हैं, जैसे आयुषी का आंसर मैंने देखा, आयुषी आंसर देने के बाद क्वेश्चन मार्क का क्या सेंस है? मतलब आपने आंसर निकाला है, आपको बताना है क्या आंसर आया आपका। तो शिव सर आपको क्या लग रहा है, मेजोरिटी क्या मैं कह पहले रही ना है? मेजोरिटी आए उससे पहले मैं कुछ करेक्शन करना चाहती हूँ इस क्वेश्चन के अंदर गाइस। ये जो लास्ट ऑप्शन है ना, इसके अंदर मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, बट अब तो हो चुका है, मेरा ध्यान बाद में पड़ा। मैं चाहूंगी मैम सर हम 30 सेकेंड्स और दे दें, क्योंकि ये मिस्टेक थी क्वेश्चन के। जी मैम। गाइस एक बार ध्यान से देख के करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आप लोग गलत क्वेश्चन कर रहे हो। एक बार ट्राई करो दोबारा से, है ना। भले ही मैं मानूंगी नहीं, +2 नहीं लूंगी इस क्वेश्चन के, बट स्टिल आई वांट यू ऑल टू डू इट करेक्टली। इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड दिस टाइप इज वेरी फेमस, मिसिंग टर्म निकालना। और सभी लोग आंसर दो यार, कर क्या रहे हो? 159 आंसर्स तो नहीं दिख रहे मुझे यहाँ पर। चलिए गाइस, करेक्ट आंसर मैम इसका डी ही होगा, है ना। और क्योंकि मैंने जब देखा ना, इस एक्स की वजह से आप लोग सी आंसर लगा रहे थे, तभी मैं समझ गई कि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। अब देखिए गाइस, अगर किसी का क्वेश्चन गलत हुआ है तो मैं उसे लॉजिक बता देती हूँ कि क्या लॉजिक होगा। अगर आप लोग देखें, डी से बी में -2 हो रहा है, एफ से डी के अंदर भी सेम चीज है, -2 हो रहा है, एल से जे के बीच में भी -2 हो रहा है, तो वी से -2 करोगे तो आपके पास में आ जाएगा टी। अब टी के बाद में नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करनी है, तो अगर आप नोटिस करें तो बी और एफ के अंदर +4 हो रहा है, सी डी ई एफ तो +4। सिमिलरली यहाँ पर भी +4 हो रहा है, यहाँ पर भी +4 हो रहा है, मतलब बिटवीन द टर्म्स हो रहा है आप लोगों का +4, और बिटवीन द लास्ट लेटर एंड द फर्स्ट लेटर, फर्स्ट नेक्स्ट लेटर आपका हो रहा है -2। इसी लॉजिक के साथ में इसमें आपने +4 करना है, तो t +4 करोगे तो x आएगा, देन x +4 करोगे तो देखो x y z a और b, क्योंकि आपको भी पता है मैंने ये लिखना भी सिखाया था, a से लेकर n तक यहाँ लिखोगे और n से लेकर z तक वापस लिखोगे। ये एक दूसरे के ऑपोजिट पेयर्स भी होते हैं, इनके नंबर्स भी याद होने चाहिए, 1 से लेकर 13 वन साइड एंड 14 से लेकर 26 नेक्स्ट साइड, एक दूसरे के ऑपोजिट भी होते हैं। और इजॉटी याद करना भी सिखाया था आपको, ठीक है ना। 5, 10, 15, 20 और 25, ये सारी चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए अगर रीजनिंग का क्वेश्चन सही करना चाहते हो तो। सो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज रियो +20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन इन द न्यूज। रियो +20 कॉन्फ्रेंस किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है इट इज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकंड है इट इज अ मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पे है आपका इट इज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इट इज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो आप बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। रियो +20 कॉन्फ्रेंस किसके लिए है? हम तो कुछ नहीं बोलेंगे सर, हम तो चुप हैं। ओह गॉड, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पेपर बन गया आज तो। सर मतलब जब एनवायरनमेंट नहीं पता था ना, उसके पहले भी रियो का पता था कि ब्राजील के शहर में कभी पहले हुआ करता था। एनवायरनमेंट के पहले रियो समिट का पता था हमें। पता ही नहीं था, ये तो हमको बिल्कुल ही नहीं पता था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। यश पेपर बन के लिए कोई भी मानो चाहे मत particular मानो, topic- आज जो सर का रोल है ना नॉलेज बूस्ट करने में स्टूडेंट का, वो अतुल्य है, सदा सदा याद रखा जाएगा।
मैम एक यश बच्चा है, वो बहुत परेशान हो रहा है, तो भाई यश हम आपको बता दें कि पेपर 1 के लिए कोई भी पर्टिकुलर बुक है जो हम तीनों सजेस्ट नहीं करते हैं। आपकी जो मर्जी आप ले लो, क्योंकि मेरे लिए तो सारी बुक सेम है। सभी बुक्स के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उनके क्वेश्चंस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। बाकी मुझे ऐसा लगता है सिलेबस डाउनलोड करो और सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट वाइज जाओ, ठीक है ना। टॉपिक को ढूंढो और आपको हमारे चैनल पे सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। कोई बुक मैं नहीं सजेस्ट कर सकती, बाकी सर और मैम बताएं तो अलग बात। नहीं मैम बिल्कुल, ये तो मतलब बुक्स को लेकर के तो ऐसा है कि अगर आप अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो अनअकैडमी की क्लासेस आप लोगों की लेना होती है। और मैम ज्यादातर जो स्टूडेंट ट्रस्ट करते हैं वो मदान पे ट्रस्ट करते हैं, तो अगर आपको गाइड चाहिए कि आप एक बेस किससे स्टार्टिंग करें तो आप मदान ले सकते हैं, बट मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप सब पे पूरी डिपेंडेंसी मदान पे रखें, क्योंकि जब जनरली सभी लोग करते हैं तो हम इनको क्यों मना करेंगे कि आप मत लो। जब सारे हाँ, पूरे मैं तो ये भारत बोल रही में हूँ कि तो कोई सा भी लो, मुझे कोई, मेरे लिए तो हाँ मैम सारी एक जैसी है। मदान भी वही है जो अरिहंत है। हाँ तो मैम अरिहंत तो थोड़ा और भी, तो शिव सर आपको तो मेजोरिटी तो मिल ही गई होगी इस पे। बट फिर भी देखो मैम, काफी लोग इसको गलत कर रहे हैं, फिर भी काफी लोग इसको गलत कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सर आप इस चीज में सेटिस्फाई हो रहे हो? मैम मतलब क्वेश्चन का हार्ड एंड हम नहीं बना सकते इसको, बिल्कुल है ना, नहीं नहीं हमारा नहीं कोई रोल नहीं होता मैम। सर आप, नहीं नहीं सर आप, सर इसे ना आपसे एक बात बताओ, जब भी आप क्लास करवाते हो तो आप ऐसे क्यों बोलते हो बहुत इजी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे? सर टीचिंग एप्टीट्यूड में जब पढ़ते हैं ना तो टॉपिक इज वेरी इजी, तो मैं हमेशा बताती हूँ कि जब 4 लोग हैं तो 4 लोगों की मेंटल स्टेट अलग अलग है, तो टॉपिक इजी डिफिकल्ट का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। तो आप हर क्लास में बोलते हो बहुत इजी है बहुत इजी है, फिर आज आप ये क्यों बोल रहे हो कि डिफिकल्ट है, सबका माइंड स्टेट अलग है? नहीं मैम, एक चीज होती है कि कौन कौन से प्रोबेबल टॉपिक्स हैं एग्जाम के लिए, तो हमें शायद वहीं से मैंने ये नहीं सोच के सर, पिकअप किया था। अरे नहीं सर, मजाक नहीं हो टारगेट रहा ये है, नहीं था कि मजाक बच्चों को क्वेश्चन आए, है ना, ये था कि बच्चों को पता हो कि ये एरियाज है हमारे, है ना। और बिल्कुल मेरा आज जो टॉपिक था वो था एनवायरमेंटल ठीक कन्वेंशंस है यार, मेनली। लड़ो मत, हाथापाई कर लेना मिलके, ठीक है। अभी ऐसे वर्बल मत लड़ो, हाथापाई कर लेना, मैं रेफरी बन जाऊंगी, ठीक है। नहीं नहीं सर, आंसर ए सर इसका मैं, सही होगा। अरे यार, ये मैम तो आज लड़के मानेगी। नहीं नहीं ये मैं हूँ, ये अदिति मैम है और ये हमारा मजाक हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये आंसर सही है गाइस। और अभी किसी बच्चे ने बोला था, आयुषी ने बोला था शायद, उसने बोला था कि अभी इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मैं पूछूंगी, ब्राजील की कैपिटल। तो ब्राजील की कैपिटल बता दो इसी बात पे, दोनों टीचर्स को फटाफट बता दो ब्राजील की कैपिटल। और साथ ही साथ सर ने एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर आपको दिया है। Rio+20 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी को अर्थ समिट भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको भी अर्थ समिट ही बोलते हैं, ठीक है। मैम एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा हम्म, कि यहाँ पे Rio+20 है, तो ये 10 का एक गेम है, वो शुरू होता है 1972 से, है ना, यूएनईपी से 1972। फिर 10 साल बाद में 1982 में नैरोबी डिक्लेरेशन होता है। फिर 10 साल बाद में अर्थ समिट होती है। फिर 10 साल बाद में Rio+10 होता है। फिर 10 साल बाद में Rio+20 होता है मैम 2012 में। और वहीं से आपका एसडीजी गोल है वो शुरू हो जाता है मैम। और इसकी जो कहानी शुरुआत होती है वो 1972 से होती है। तो ये 10 का जो खेल है, 10-10 का जो है मैम, इससे बहुत सारे क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर एक 10 के गैप से क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में 1972 से लेके 2012 तक। चलिए, तो सभी तो लोग इसको नोट कर याद लेना रखना जो है। भी सर ने यहाँ पर लिखा है। सर एक बार रिपीट कर दो, 1972 वाला भी। 1972 में आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन होती है, जहां से आपका यूएनईपी निकल के आता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। उसके ठीक 10 साल बाद इसकी एनिवर्सरी मनाई जाती है, वहां पे नैरोबी डिक्लेरेशन होता है, नैरोबी डिक्लेरेशन। फिर इसके 10 साल बाद में मैम अर्थ समिट होती है 1992 में, जिसको हम रियो समिट भी बोलते हैं, रियो समिट, जो कि रियो द जेनेरियो में होती, जो आप पूछ रहे हो कि ब्राजील की कैपिटल। उसके बाद में आपका ब्राजील की 2002 कैपिटल में नहीं मैम, सर, रियो डी जेनेरो। सॉरी, मैं बोल रहा हूँ कि ब्राजील में हुआ था, सॉरी जस्ट स्लिप ऑफ टंग, कि ब्राजील में हुआ था, रियो डो जेनेरियो में। और 2002 में मैम Rio+10, Rio+10 2002 में मैम, 2002 में। फिर 2012 में Rio+20 होता है, Rio+20। चलिए जी, हमने भी ऐसे ही ये याद रखा था, आप भी ऐसे ही याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। याद रखना, स्टॉकहोम, नैरोबी, अर्थ समिट, फिर Rio+10 और Rio+20।
अब मैं भी आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगी। स्टॉकहोम किसकी कैपिटल है और नैरोबी किसकी कैपिटल है, ये आपको बताना है। तब तक कृतिका मैम का क्वेश्चन देख लेते हैं, आप टाइप करोगे तब तक। मैम जाग जाओ, मैम जाग जाओ। अरे मैम मैं इतना तल्लीनता से सुन रही थी, मुझे भी याद हो गया 72, 82, 92 अच्छे से। So the question is, which of the following method would be more suitable for promoting direct learning? प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी सबसे विधि ज्यादा सर्वोत्तम है? कंफ्यूजिंग क्वेश्चनों में से एक है ये। इसके मैम देखना टीम सबसे टीचिंग, ज्यादा। प्रोजेक्ट मेथड, लेक्चर विद एग्जांपल एंड डिस्कशन सेशन। प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए ABCD। स्कोर क्या चल रहा है अपना? स्कोर तो पीछे ही रह गया, पता ही नहीं कौन किस पे चल रहा है यार। मैं +6 पे थी, शिव सर +8 पे आ गए, शायद +6 पे है। शिवसर का तो गलत हुआ ही नहीं। मेरे 2 सही हुए हैं, है ना? मेरा भी मैम, मैं भी +4 पे थी। मेरा अभी तक 1 गलत हुआ है, 2 सही हुए हैं, चौथा चल रहा है। और शिव सर के भी 1 गलत हुआ है और 2 सही हुए हैं। 3 बिल्कुल सही मैम। हो गए अब 3 सही हो गए। केनिया, नैरोबी और स्वीडन, और स्वीडन की कैपिटल में ए नहीं आता है। ये तो मिक्स आ रहा है मैम, मैंने पहले बोला था इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हाँ तो मैम इसमें यहाँ पे वैसे करेक्ट आंसर होगा, बता देती हूँ आंसर। द राइट आंसर इज बी, प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। यहाँ पे गाइस डायरेक्ट लर्निंग की बात हो रही है, तो डायरेक्ट लर्निंग का मतलब ये है जिसमें स्टूडेंट का भी पार्टिसिपेशन हो। तो जो प्रोजेक्ट मेथड होता है, परियोजना विधि, सबसे ज्यादा आपके जिसमें स्टूडेंट और टीचर का दोनों का ज्यादा इंटरेक्शन स्टूडेंट्स का होता है, और ये सबसे ज्यादा आपकी लर्निंग को इफेक्ट करता है। तो बी होगा इसका करेक्ट आंसर। मैंने छोटे क्वेश्चन लाना शुरू कर दिए। हमसे कोई गलती हो गई तो बता दो सर, हम +6 ही है ना आपका? हाँ हाँ मैम, नहीं, सही मेरे पता हिसाब नहीं से मुझे। बस एक है शायद, क्योंकि सर का एक भी गलत नहीं हुआ है अभी। नहीं मैम, एक नहीं गलत मैंने, एक हुआ है गलत हुआ कैसे? था ना, मॉन्ट्रियल वाला। अपन ने क्वेश्चन 4 किया है, 4 क्वेश्चन किए, तो हाँ 1 गलत हुआ था मेरा मॉनिटर प्रोटोकॉल वाला। 6 है आपका, ठीक है ना? हाँ ठीक है, हाँ। अपना 4 ही चल रहा है। चले गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और ये है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। लगाइए मिसिंग टर्म क्या होगी। बहुत ही मजेदार अप्रोच है इसकी तो। और ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि कौन फाइनली टॉप करेगा। एक्चुअली में काफी क्लोज कॉल है मैम, काफी क्लोज कॉल है। मैं भी +4 पे हूँ, आप +4 पे हो, शिव सर +6 पे। इतनी टेंशन में, कृतिका मैम इतनी टेंशन में। ए यार, मतलब इसको कितने पैसे दे रखे आपने, ये बताओ? महीने के हिसाब से देते हो कि साल के हिसाब से देते हो आप? बट सर गजब का फैन है आपका, मतलब मजा ही आ जाता है मुझे इसको देख के। क्या हो गया कृतिका मैम, कहाँ खो गए? नहीं नहीं मैम, मैं भी सॉल्व कर रही थी। अच्छा, अरे बहुत ही मजेदार वो है इसकी ट्रिक। अभी तो मैं खो गई थी। है ना बढ़िया क्वेश्चन? देखो मैं आपको मजा आ बताऊं, गया। बी आंसर आ रहे हैं सभी के, और करेक्ट आंसर बी नहीं है, सी है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना? सी होगा इसका करेक्ट आंसर। पता नहीं कैसे आप लोगों का बी आ रहा है। उल्टा बता दिए हो क्या? उल्टा भी बताया तो भी गलत ही बताया वैसे तो। देखो गाइस, आप लोग पता नहीं क्या लॉजिक लगा रहे हो। आप ऐसे सोच रहे हो कि देखो ये 2 हो गया, मैम +1 3 है, फिर +1 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, सो ऑन, है ना? और फिर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और फिर आप ऐसे लगाएंगे। बट नोटिस करिए यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर कोई लेटर नहीं है, तो कोई भी लॉजिक या कोई भी सिस्टम नहीं सेट हो रहा है। अब आपको मैं बताती हूँ बहुत ही बढ़िया लॉजिक जो यहाँ पर लग रहा है। नोटिस करिए और मुझे बताइए ई का नंबर क्या होता है। ई का नंबर होता है गाइस 5, और 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 का स्क्वायर +1, यानी कि 4 + 1 लिख सकती हूँ। और 2 क्या होता है? 2 उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पर जो उसका नेबर है वही लिखा है।
सिमिलरली क्यू का भी ट्राई करके देख लो, क्यू कितना होता है, क्यू का नंबर होता है गाइस 17, तो 4 का स्क्वायर +1 यानी 16 +1, तो आप देख सकते हैं 4 उसके पड़ोस में लिखा है। और सेम चीज आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करके लिख देनी थी बस। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, +1 करेंगे तो 10, और 10 पे क्या होता है j। चलिए अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद भी लगा के देखोगे तो भी यही लॉजिक लगेंगे। बस ऐसे ही सॉल्व करना था और आंसर निकालना था। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आज मैं भी हार गई, शिव सर जीते आज तो बेसिकली, मैं और कृतिका मैम तो हार गए हैं, हमारे +4 रहे, शिव सर के +6 हुए, और एक मॉन्ट्रियल वाला भी मुझे लगता है मेजरली बच्चों ने सही आंसर दिया था, बट क्योंकि वो इतना कंफ्यूजिंग था कि सर बोले कि इसका भी गलत दे रहे हैं तो मैं नेगेटिव ही ले जाता हूँ, इस नंबर को कैलकुलेट ही नहीं करता हूँ। क्या कहते हैं शिव सर, कैसे रहा आज का टेस्ट? शिव सर को शायद अपन ही मजाक करते हैं, बाकी सर आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, हम सिर्फ थोड़ा बोलते कम हो तो लगा आप थोड़ा मजाक कर ले, तो आप इसी बहाने बोलोगे, बाकी हमें हमारा कोई इंटेंशन गलत नहीं था, बहुत प्योर इंटेंशन के साथ में हम मजाक कर रहे थे और आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये भी एक शिक्षण विधि का ही पार्ट है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चलता रहता है। तो अच्छा लगा मैम, अच्छा था, इस टेस्ट अच्छा था और काफी अच्छे क्वेश्चंस थे सारे के सारे। ठीक है, चले गाइस, तो इसी तरीके से रहा आज का हमारा टेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का टेस्ट हमारा पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहते हैं। बस इसी तरीके से कल भी आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन लेके आएंगे, जिसके अंदर आगे की जो क्वेश्चन है वो हम लोग बात करेंगे रिलेटेड टू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। टॉपिक टॉक्स उसका नाम है गाइस, और ये क्लास जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 11 बजे या 11:30 के आसपास आप लोगों के लिए क्लास लगाएंगे, राइट मैम? बिल्कुल, आप ही बताइए टाइम का हम डिसाइड करके बता देंगे, ठीक है ना? 11 11:30 के आसपास वो आपकी क्लास रखेंगे हम लोग, या उसके अलावा कोई चेंज होगा तो आपको बता दिया जाएगा। आराम से 11 बजे कीजिए, 12 बजे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 बजे भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, सुबह 7 बजे कर लें, आप बोले तो इतना जल्दी है तो मैम? नहीं मैम, इतनी भी जल्दी नहीं है, आपने अच्छा सजेशन दिया 11 बजे का, वैसे बहुत सही सजेशन है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहेंगे। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए गाइस, क्योंकि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि इस डेडिकेशन की हमें जरूरत है, क्योंकि मई में आपका एग्जाम है। शिव सर और कृतिका मैम ऑफ कोर्स कुछ भी बोलना चाहे आप स्टूडेंट्स को, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। गुड नाइट बोल दूंगी मैं अपनी तरफ से आप सभी को, ठीक है? फिर सुबह मिलेंगे 8 बजे आप लोगों से डिजिटल अफेयर्स और एनवायरमेंटल अफेयर्स डिस्कस करने के लिए। सो गुड नाइट एवरीवन एंड कांग्रेचुलेशन एवरीवन, है ना? और आप सभी लोग ऐसे ही मेहनत करते रहो, है ना, और ऐसे ही खेलते रहो, है ना, बस आगे बढ़ते रहो। बिल्कुल, और कल की जो हमारी क्लास होने वाली है, चाहे 10 बजे होती है 11 बजे होती है, कोई भी ये बहाना मत मारना कि नोटिफिकेशन नहीं मिला था। आप इतनी बार यूट्यूब चलाते हो, एक बार आके देख के चल जाना कितनी बजे क्लास हो रही है, क्योंकि मैम मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिला जो रेगुलर है। अरे तो आपको पता है जब मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है तो एक बार चेक करने में क्या दिक्कत है? जैसे एक बार आ जाना, चेक कर लेना, और जो अपने साथी हैं उनको भी शेयर कर देना। और जिनको टेलीग्राम से जुड़ना है, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी यूजीसी नेट का टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस के जो लिंक होते हैं वो वहाँ पे मिल जाते हैं, तो वहां से आप सीधा हमारी प्रोफाइल को भी, अनअकैडमी की प्रोफाइल को भी फॉलो कर सकते हो, और यहाँ का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, शुभ रात्रि, मिलते हैं आप सभी से कल हमारी डिटेल्ड